नमस्ते रितेश सर। और आपका स्वागत है। ओके। नमस्ते। और आपको नमस्ते सर, नमस्ते सर, धन्यवाद। आपको सिलेक्शन के लिए बधाई हो सर। बहुत अच्छा। फिफ्टी बहुत बहुत रैंक धन्य स्कोर किए। बीपीएससी बहुत कठिन परीक्षा। और आपका सफ़र भी बहुत कठिन रहा, खासकर 67th बीपीएससी का सफ़र काफ़ी कठिन रहा। 2 बार एग्ज़ाम हुआ, फिर मेंस, फिर लेट होते गए। आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। सर, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, हमें बधाई देने के लिए। और सर, मैं इस बार के बीपीएससी में 50th रैंक लाया हूं, जैसा कि आपने बताया। और मुझे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए बीपीएससी के द्वारा रिकमेंड किया गया है सर। सर, जहां तक मेरा मतलब सफलता या फिर जो मेरा सिलेक्शन की बात है, तो सर, ये मेरा बिहार पीसीएस में पांचवा सीरियस अटेम्प्ट था। मैं 63rd बीपीएससी से लगातार बिहार पीसीएस का एग्जाम देते हुए आ रहा हूं। तो सर, 63rd में मेरा सफर ऐसा रहा कि हम उसका प्रीलिम्स एग्जाम दिए, क्वालिफाई किए, और उसका मेंस अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाए। 64th बीपीएससी में अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वो मेरे लिए था, प्रीलिम्स का ना होना। उसके बाद सर, मैं 65th का प्रीलिम्स दिया। 65th के प्रीलिम्स को मैं क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बाद मेरा 8 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन रुका। फिर मैंने 66th का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई किया। इंटरव्यू के बाद मेरे को 6 मार्क्स से मेरे 531 नंबर थे और 537 कटअप गया था। तो वहां पे मेरा रुका रिजल्ट सर। फिर वो मोमेंट काफी मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि लगातार 2 बार इंटरव्यू देने के बाद अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो खुद खुद अपने आप पे डाउट होने लगता है। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो मतलब भगवान भी परीक्षा लेते हैं, और कुछ अच्छा होने को होता है तो थोड़ा बहुत संघर्ष मतलब देते हैं कि आप इसको फाइट कर पाते हो कि नहीं फाइट कर पाते हो, आपके अंदर उतना रेजिलियंस और उतना टेम्परामेंट और टॉलरेंस है कि नहीं है। तो आदमी अगर जिसके अंदर टॉलरेंस उतना रहेगा, अगर भगवान ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ आपके लिए डिजाइन करके रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके अंदर टॉलरेंस उतना रहे है। तो मैंने अपने अपना जो परसिवरेंस है उसको कंटिन्यू किया, अपने अपने जो इफर्ट को, परसिस्टेंट इफर्ट कंटिन्यू किया। और 67th बीपीएससी, जो कि इमीडिएटली 1.5 महीने के बाद एग्जाम हुआ था, फाइनल रिजल्ट आने के बाद मैंने उसका प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। फिर मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिला था। तो ये मेरे लिए एडवांटेजियस था कि हम ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड थे। तो 67th का इंटरव्यू के लिए जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको 40-50 दिन मिला था, लेकिन हमारे पास तो 2 साल का एक्सपीरियंस था। और चार चार मेंस 3 मेंस देने का एक्सपीरियंस था। तो हमने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को पूरा यूटिलाइज किया। और जो हमारा जहां जहां मेरा लास्ट टू टाइम से जहां जहां मेरा छूट रहा था, सबसे बड़ा मेरा फेलियर का कह सकते हैं कारण था, डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व न कर पाना। तो मैंने उसके लिए स्पेसिफिकली प्रैक्टिस किया। बाकी तो जीएस में और बाकी जो सेक्शंस हैं, जीएस के और जो रिमेनिंग 5 सेक्शंस हैं, जीएस 1 के 2 सेक्शन और जीएस 3 के 3 सेक्शन, उसको तो मैंने प्रैक्टिस किया। बट इसको मैंने प्रॉपर तरीके से किया और एग्जाम ऑलमोस्ट अच्छा गया। और मेंस भी क्वालिफाई किया और इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू भी अच्छा गया था। तो उम्मीद तो थी, लेकिन ये सर्टेन नहीं था कि कौन सा रैंक आएगा। और तो सर, जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड से मतलब भगवान के चलते, हमारा भगवान के मतलब कहिए तो कृपा के कारण मेरा 50वां रैंक आया। तो सर, ऐसा मेरा सफर रहा बीपीएससी का प्रिपरेशन में सर। जी सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप तो जॉब में हैं पहले से। जी। तो जॉब के जी। साथ साथ तैयारी करने, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब के साथ तैयारी करने में बहुत अक्षम महसूस करते हैं आप अपने आप को। तो उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लान या किस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं? और सर देखिए, जॉब के साथ तैयारी करना एक मतलब बहुत ही अच्छी आइडिया मानी जाती है। कम से कम आप उस जॉब को कहा जाए तो लॉन्चिंग पैड की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी है। आप सिक्योर्ड है कि हमारे पास एक जॉब है। बट जॉब के साथ 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 आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती हैं, तो उसको भी फुलफिल करना होता है। तो ऐसा नहीं कि हम इसका यस या नो में आंसर दे सकते हैं, कुछ डिफिकल्टी आएगी भी। और जॉब कुछ आपको फैसिलिटेट भी करेगा प्रिपरेशन में। तो सर, मैं जो पहले जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको आपको गिनाऊंगा। जो थोड़े बहुत जो जॉब के साथ तैयारी करने में ड्रॉबैक्स है,
उसको बाद में बताना चाहूंगा। सर पहला बात यह है कि जॉब हमारी तैयारी में इस तरीके से फैसिलिटेट करता है कि हम जॉब जब करते हैं तो एक डिसिप्लिन, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं कि हमको इस टाइम उठना है, इस टाइम जॉब जाना है, इस टाइम जॉब से जाना है। तो पहला तो जो एक मतलब एक स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी चीज होता है कि डिसिप्लिन, कितना वो डिसिप्लिन्ड है। तो हमारा हमारा जो वो जो क्राइटेरिया है एक एक जो एस्पायरेंट का कि कितना डिसिप्लिन्ड है, तो जॉब हमारी जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो जी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जॉब में हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और उन एक्सपीरियंस को जब हम आंसर राइटिंग अपना करते हैं तो उसमें अगर छोटे छोटे जो एक्सपीरियंस हम जॉब में लिए हैं उसको इनकारपोरेट करते हैं अपने आंसर में, तो हमारे आंसर को ब्यूटीफाई करता है। जी। जैसे कि हम महाराष्ट्र में रह के काम कर रहे हैं तो यहाँ की कुछ स्कीम्स के बारे में हमें चलता है पता, हम उसको पेपर 2 में जैसे कि अगर कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी से संबंधित चीजें आ रही हैं, चाहे एग्रीकल्चर से संबंधित चीजें आ रही हैं, तो हमें यहाँ पे पता चलती है, तब उसको वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके कंपेरेटिवली उसको एनालाइज करते हैं। तो सर दूसरा फायदा ये है सर। तीसरा फायदा है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा बैकअप प्लान रहता है, जिस जो बैकअप प्लान हमें हमेशा कॉन्फिडेंस देता है कि हमें मतलब कि हमारे पास अगर आगे, क्योंकि सर ये ऐसा एग्जाम है कि यहाँ पे कुछ कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे पास जॉब है तो हमको सिक्योरिटी है, और वो सिक्योरिटी हमें इतना कॉन्फिडेंस देता है कि अगर हम 2 घंटे पढ़ते हैं, जॉब वाला कोई पर्सन 2 घंटा पढ़ता है और बिना जॉब वाला पर्सन अगर 4 घंटा पढ़ता है, तो इफिशियंसी दोनों की बराबर होती है, क्योंकि हम बिना स्ट्रेस लिए हुए पढ़ते हैं। तो सर ये सब चीजें जॉब के साथ तैयारी करने में पॉजिटिव चीजें हैं। कुछ नेगेटिव चीजें ये है कि सर हम बहुत जल्दी कंप्लेसेंट हो जाते हैं। सपोज कि हम 1 या 2 बार इंटरव्यू दिए और फेल हो गए, तो फिर लगता है कि चलो हमारे पास एक अच्छा अच्छा ऑप्शन है, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सर एक जो कंप्लेसेंसी आती है जॉब के साथ, ये थोड़ी दिक्कत होती है, ये दिक्कत की बात करती है बहुत सारे एस्पायरेंट के साथ। तो वो परसिस्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब वो अपना जो पेशेंस होता है उसको खो देते हैं, फिर जो जॉब कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो कंप्लेसेंसी वाला जो एक फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है सर। तो दूसरा फैक्टर में लगता है कि कहीं ना कहीं जॉब के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और कहीं ना कहीं वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। सपोज कि आप किसी जैसे कि आप किसी ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं जहां पे आपको पब्लिक डीलिंग करना है, आपको आपका कोई रूटीन फिक्स नहीं है, आपको साइट विजिट करना है, आपको गांव के लोगों से मिलने जाना है, तो वहां पे आपको टाइम को मैनेज करने में दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं कि आदमी आईपीएस की नौकरी करते हुए आईएएस बना, डीएसपी जैसे चैलेंजिंग जॉब को करते हुए आदमी एसडीएम बना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो जी। ऐसा नहीं है कि हम उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। अगर हम टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपने रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एक एस्पायरेंट को, एक प्रोस्पेक्टिव सिविल सर्वेंट को ये सब स्किल तो आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि जॉब हमें फैसिलिटेट करता है इन कंपेरिजन टू, मतलब हमारे लिए एक मतलब जिनका अ, सिलेक्शन नहीं हुआ है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है। जी। दोनों का मतलब जॉब का बहुत बड़ा रोल होता है सिलेक्शन में, अगर आदमी के अंदर डेडिकेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन हो तो। दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं, दोनों का अपना अपना जी फायदा है। सर। अच्छा सर, जी आपने अभी थोड़ी देर पहले स्टैट्स के बारे में बताया था। जी। तो ये स्टैट्स आपने कैसे प्रैक्टिस किया था? कहने का मतलब कि आप टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस कर रहे थे कि या फिर आप टॉपिक वाइज कर रहे थे कि ये बार डायग्राम आ रहा है, ये पाई चार्ट आ रहा है, ये लाइन डायग्राम आ रहा है, तो उनको अलग अलग सेक्शन में बांट कर प्रैक्टिस किया था, या फिर इन जनरल आपने सीधा प्रैक्टिस कर लिया था? क्योंकि आपको आपका सिलेक्शन भी मैथ्स के, पिछला सिलेक्शन मैथ्स के हिसाब से हुआ था, तो आपको मैथ्स तो स्ट्रांग था। फिर भी जी। आप स्टेट्स में आप बता रहे हैं कि उसके कारण मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं हैम्पर करता था। तो आप ये बताइए कि इसका कैसे करना चाहिए, जो लोग मैथ बैकग्राउंड जिनका नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जो लोग शुरू से ही आर्ट्स, इंटर में भी आर्ट्स पढ़ा है, ग्रेजुएशन भी आर्ट्स से किया, मैथ से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन इसमें तो 72 नंबर है, तो इसके लिए आप बताइए कि उन लोगों को क्या करना चाहिए। सर आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सर मेरा ऐसा मानना है कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो कहीं से भी मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। जी। किसी का किसी का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड हो या ना हो, जी। मतलब उसमें वो ना ही जिसका मैथ्स बैकग्राउंड हो उसको डेटा इंटरप्रिटेशन किस तरीके से फैसिलिटेट नहीं करने वाला है, किस तरीके से उसकी सुविधा नहीं होने वाली है। वो तो बेसिकली स्किल का टेस्ट है, एक आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, एक आपकी जो एक बोलते हैं एक धैर्य का टेस्ट है।
तो हमें नहीं लगता है कि कहीं से भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वालों को कहीं से एडवांटेज मिलने वाला है और आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को उसका कुछ डिसएडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि मैं प्योरली 12th क्लास तक मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरा एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है तो मैथ्स के चलते ही हुआ है। जी और और मैं पिछले 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसमें मैं कभी भी मतलब 40 नंबर से ऊपर कभी भी नहीं ला पाया स्टैटिस्टिक्स में। इस बार मैं 72 में 72 लाया। तो सबसे बड़ी बात क्या है सर कि हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन किस किस सेक्शन से आते हैं, कि पाई चार्ट है कि बार डायग्राम है कि क्या है। तो पहले हमको कैटेगराइज कर लेना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण सर क्या है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। आप कहीं कहीं भी किसी भी बुक को रेफर मत करिए, पिछले 6 या 7 टाइम्स का मतलब 56 से लेकर के 66 या 67 बीपीएससी तक के हर एक क्वेश्चन को अपने पास रख लीजिए। और नॉर्मली 4 या 5 टाइप के 4 क्वेश्चन आते हैं, चारों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उनको एक साथ कैटेगराइज करके और उन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और मेनली जहां तक मेरा मानना है कि वो फोकस का टेस्ट है कि आप कितने फोकस्ड हैं, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट को हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर आपका फोकस गया बिगड़ा तो आपका स्टेट्स गलत हुआ। तो ये एकदम जो भी एस्पायरेंट है मैं उनको एकदम क्लियर करना चाहता हूं कि कहीं से भी मैथ्स का टेस्ट नहीं है, कहीं से भी कुछ टेस्ट नहीं है, ये फोकस का टेस्ट है। आप कितना फोकस्ड रह पाते हैं डेटा लिखने में। एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है 5.80, आप लिख दिए 5.08। जी तो आपके आपके अगर छः छः नंबर के अगर 12 क्वेश्चन हैं तो आपका 6 मार्क्स तो गया। ऐसे आपने 3-4 गलतियां कर दिया तो आपका जो मार्क्स 50 से कम आ जाएगा। और 50 से कम आने के बाद आपको और जो सेक्शन है उसमें बहुत अच्छा आप कोई कर पाएगा तो ही उसका सिलेक्शन केवल होगा, अच्छा रहेंगे तो नहीं आने वाला है। तो मेरा मानना है कि जितने टाइप्स के क्वेश्चन है, नॉर्मली 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, अब तक पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को कैटेगराइज करने की जरूरत है और उन्हीं प्रीवियस पीवाईक्यूज को ही सॉल्व करने की जरूरत है विद इन लिमिटेड पीरियड। मीन्स कि आपको वहां पे 40 से 45 मिनट में सॉल्व कर लेने हैं, मैक्सिमम 50 मिनट्स आप ले सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस आपको घर पे पहले करनी होगी। हो सकता है कि शुरू में 1 घंटा लगे, 1 घंटा लगने दीजिए, लेकिन अपने फोकस को मत मतलब हटने दीजिए डेटा लिखने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सर एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं अपनी गलती एक बताना चाहूंगा। 66 बीपीएससी में क्वेश्चन एक था, प्रोडक्टिविटी निकालना था जी या कुछ प्रोडक्शन निकालना था। मेरा फोकस हटा, मैंने प्रोडक्टिविटी में एरिया डिवाइड कर दिया जबकि हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए था। अप्लाई करना था। यस, हाँ, मल्टीप्लाई करना था। तो हेक्टेयर वाला एक एक छो क्वेश्चन आया था, वो कॉटन बेल्स वाला क्वेश्चन था जी 66 में। जी सर। तो हम क्या जो हम गलती किए हैं, जो मैंने गलती किया है एग्जाम में, वो हम नहीं चाह रहे हैं कोई भी एस्पायरेंट दोहराए और अपने फोकस को जी हटाए। क्योंकि एक छोटा सा मिस्टेक, ऐसा नहीं कि हमें नहीं आता था, हमें आ रहा था कि प्रोडक्शन को निकालने के लिए प्रोडक्टिविटी इंटू एरिया करना पड़ता है, लेकिन मैं डिवीजन कर दिया। तो एग्जाम ये इन्वायरमेंट सब के प्रेशर में सर जी, आगे पीछे तो थोड़ा उस सा। उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है और सबसे जरूरी है फोकस बनाए रखना सर। जी वैसे हम लोग स्टैट्स के प्रीवियस ईयर के कुछ वीडियोस अलग अलग टाइप्स के डालने वाले हैं अपने चैनल पर लोगों के लिए, तो वो भी देखकर लोगों को फ़ायदा हो सकता है। सर अभी नया पैटर्न आपने देखा होगा सर, चूंकि अभी रिजल्ट आया तो आप फॉलो तो कर ही रहे होंगे अभी वाले एग्ज़ाम को, जो न्यू पैटर्न में है। तो सर कुछ आपको आपसे पूछेंगे कि इस पैटर्न में लोगों को, चूंकि आप यूपीएससी का भी मेंस कई बार लिखे हैं, तो लोगों को थोड़ा सा आप जागरूक कीजिए एस्पिरेंट्स को कि अब जो प्री का स्ट्रेटजी है या मेंस में जीएस 1 जीएस 2 का स्ट्रेटजी है या फिर एसए, जो कि मुझे लगता है ऐसा कि एसए अब के एग्ज़ाम्स के लिए जो है डील ब्रेकर हो सकता है, जो लोग प्रैक्टिस करके नहीं बैठते हैं, क्योंकि 3 ऐसे लिखना है, 700 से 800 वर्ड्स में लिखना है। और इसमें जैसे पहले ऑप्शनल में कोई ऑप्शनल बहुत आगे बढ़ जाता था, कोई ऑप्शनल बहुत पीछे छूट जाता था, वैसे अब एसए में मुझे लगता है कि कुछ लोगों का एसए में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ जाएगा, कुछ लोगों का बहुत ही कम मार्क्स आ जाएगा। जैसा कि यूपीएससी में भी मार्किंग में देखते हैं कि कुछ लोग 140 उसी पेपर में ले आते हैं और कुछ लोग 80-75 तक रह जाते हैं। तो इसके बारे में आप बताइए। पहले आप सर एसए के बारे में बताइए, फिर मैं आपसे मेंस के बारे में पूछ जीएस के बारे में पूछूंगा, और सर फिर मैं प्री के बारे में आपसे पूछूंगा। सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया, क्योंकि अभी जो है एसे लाने का मतलब जो प्राइमरी जो एम था बीपीएससी का, वो बहुत ही अच्छा एम है। कम से कम एसे आ जाने से जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में जो पहले डिस्पैरिटी थी
वो कम से कम आज के टाइम में रिमूव हो चुकी है। किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को कहीं से किसी भी एस्पेक्ट में एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ऐसे का इंट्रोडक्शन बिहार पीसीएस एग्जाम में बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत ही अच्छा स्टेप माना जा रहा है, और इसका रिजल्ट 68th बीपीएससी में देखने को मिलेगा कि किसी भी पर्टिकुलर बैकग्राउंड वाले बच्चों को किसी भी तरह का एडवांटेज नहीं मिलने जा रहा है। तो मेरा मानना है कि ऐसे का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी चीज है। और सर सबसे बड़ी बात आपने जो कहा कि ऐसे में भी डिस्पैरिटी हो सकता है, लेकिन वो जो मार्क्स में डिस्पैरिटी या डिफरेंसेस जो होंगे डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट में, उनके प्रिपरेशन के लेवल में डिफरेंस होगा तो ही डिफरेंस आएगा। अदरवाइज किसी को अगर मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं तो या कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का है, तो ऐसा नहीं है कि हमें एडवांटेज मिलने वाला है और उसको कुछ नुकसान होने वाला है। तो ए प्रिपरेशन के लेवल पे अगर डिफरेंस है तो ही डिफरेंस होगा। और हमारा ये मानना है कि ऐसे एक ऐसा टेस्ट है जिसको हर एक एस्पायरेंट, चाहे यूपीएससी एस्पायरेंट हो चाहे बीपीएससी एस्पायरेंट हो, सभी एस्पायरेंट इग्नोर करते हैं कि लिख ही लेंगे वहां पे जाने के बाद। और असल में हम जब जाते हैं ऐसे लिखने बैठते हैं, हालांकि इस बार जो बीपीएससी का ऐसे था थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड, जो सेक्शन थर्ड था अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो हिंदी मैथिली और भोजपुरी में टॉपिक दे दिए गए थे कि तो जो बच्चे आउट ऑफ बिहार के रहे होंगे वो उसको समझ नहीं पाए होंगे और उसको प्रॉपर तरीके से हो सकता है डील ना कर पाए हों, इसके ज्यादा चांसेस हैं। तो सर मेरा मानना है कि एसी का जो टेस्ट है या एसी का जो पेपर है उसके लिए हर एक एस्पायरेंट को बाय मेकिंग प्रॉपर स्ट्रेटेजी, बाय मेकिंग प्रॉपर प्लानिंग, फ्रेमवर्क बना उनको सकते हैं। हाँ फ्रेमवर्क बना करके एसे का पहले प्रैक्टिस करना चाहिए। और सर एसे की प्रैक्टिस करने, एसे जो चीज है वो प्रैक्टिस की चीज है, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है स्ट्रक्चर बनाना। कि अगर सपोज कि कोई ऐसे अगर पूछ रहा है कि सपोज कि जैसे कि मैं एक दो ऐसे पिछले बार का जो है उसको आपको सर थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जी। जैसे कि एक ऐसे आया था कि इंटरनेट हैज टर्न्ड आवर वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। इंटरनेट हैज टर्न्ड आवर वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। तो अभी अगर आप एक नया एस्पायरेंट अगर ऐसे लिखने जाएगा तो फिर वो एकदम कंप्लीटली उसको उसके दिमाग में कोई आइडियाज नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई कोई पर्टिकुलर एस्पायरेंट जिसने प्रिपरेशन किया है ऐसे लिखा है तो उसको स्ट्रक्चर पता रहेगा कि कैसे इंटरनेट ने हमारे पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज में, कैसे कैसे अमेरिका में ब्लैक मोमेंट चल रहा है, ब्लैक लाइफ मैटर मोमेंट चल रहा है, तो कैसे कैसे उसका हमारे यहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे हमारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे एक लर्निंग मिल रही है लोगों को। जैसे कि मी टू मोमेंट बीच में चला था, तो इंटरनेट का ही कंट्रीब्यूशन है। तो इंटरनेट ने कंट्रीब्यूट कैसे किया इस इन मोमेंट को पॉपुलराइज करने में और जो पीड़ित है उनको जस्टिस दिलवाने में। और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि ई सर एक अरब। कॉमर्स में आप देखें, ई वे है, ई कॉमर्स है, तो आप कहीं से कहीं सामान ले सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन को जी इंटरनेट की जी मदद सर, से जैसे कि कर सकते अरब स्प्रिंग सर हैं। अरब 2011 में स्प्रिंग हुआ है। था, 11 में हुआ था। तो इंटरनेट ने कैसे मतलब एक एक कंट्री के मूवमेंट को हर एक कंट्री में मतलब एक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए इंटरनेट ने कैसे योगदान किया। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपने अपने जो सोचने की जो होराइजन होराइजन है है उसको, उसको। वाइडन करने की जरूरत है। और वाइडन कब होगा? जब आप किसी भी कोचिंग मतलब जो भी इंस्टीट्यूट आपके हैं वहां से प्रैक्टिस करिए, उसका इवेल्युएशन कराइए। इवैल्यूएशन और इवैल्यूएशन और और मुझे और लगता है कि सबसे द मोस्ट। महत्वपूर्ण है, जी जी सर, जी। उसका इवेल्युएशन कराइए और उसको आप फिर दोबारा रीराइट करिए, दोबारा री इवेल्युएट कराइए। तो इस तरीके से कोई भी अनएक्सपेक्टेड टॉपिक भी अगर आता है तो उसको आप प्रॉपरली डील कर जाएंगे। और एक कंप्लीटली प्रैक्टिस का टेस्ट है, न कि हमारे विजडम का टेस्ट है, जी। न कि हमारे बहुत वाइडर नॉलेज तो सबके पास है, बट उसको आप कैसे वहां पे कंक्रिटाइज करते हैं, कैसे उसको आप लिख पाते हैं अपने आंसर कॉपी में, सबसे बड़ा चीज ये है। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यही सर, मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं मुझसे जो एस्से का गाइडेंस ले रहे हैं, मैं उनको बार बार बोलता हूँ कि एस्से कुछ नहीं है, क्रिएटिव राइटिंग है। दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिए। अल्टीमेटली वो अंग्रेजी हिंदी का टेस्ट है, तो इंग्लिश का स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर थोड़ा कम जीएस में चल जाता है, बट इसमें ना करे तो बेहतर है। दूसरा है जी कि सर। अपना जो भी एस्से है उसको किस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में लिखें हम, कि एग्जामिनर बोर ना हो आपका ऐसे पढ़ते हुए कि अरे कूद कर यहाँ चले गए, कूद कर तुरंत उस टॉपिक पे चले गए, फिर वहां पर उसको जो ब्लॉकेज आएगा पढ़ने में तो फिर आपका मार्क्स जाएगा। तो जी सर। ये सब कुछ कुछ टेक्निक्स है, ट्रिक्स है, देखते हैं उसमें कैसे आगे बढ़ाते हैं। आप भी आगे गाइडेंस थोड़ा सा सर कर दीजिएगा ऐसे में लड़कों बिल्कुल को। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि सर मैं 68th बीपीएससी का ऐसे लिखा हूँ, जी। मैंने मेंस दे रखा है, तो हमें उसका एक्सपीरियंस है।
और हाँ। फॉर्चुनेटली हम अपने मतलब बिहार स्टेट के ही हैं, तो हमको जो थर्ड सेक्शन वाला था वो हमारे लिए हाँ, मतलब अच्छा कर उसमें फैमिलियर अच्छा कर गया फैमिलियर हम। घर पे भी यूज होने वाले हाँ उसमें लोकोक्ति ये था। हाँ जी सर। सर अब हम आपसे GS1 GS2 के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहते हैं, बिल्कुल सर। कि पहले जो 67th तक था, तो आपने 67th भी हम्म, लिखा है, 68th भी लिखा है। जी 67 तक हम लोगों को 8 क्वेश्चन लिखना होता था, 3 3 2। अब सर अगर आप देखिएगा तो 20 क्वेश्चन तो पेपर 2 में लिखना पड़ता है। जी और सर। उस 20 क्वेश्चन में मुझे लगता है कि यूपीएससी से अब ज़्यादा लिखना पड़ता है। यूपीएससी में बिल्कुल। 50 पेज लिखना पड़ता है, इसमें करीब करीब 60 पेज के करीब अब हो गया है। लिखे कितना भी, जी। लेकिन जगह तो 60 पेज का हो गया है। और हम्म, पेपर 1 में भी वही है, अगर स्टैट्स हटा दे तो बाकी लिखना तो उतना ही पड़ेगा। और जी स्टैट सर। टाइम टेकिंग है, तो टाइम आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर कंप्लीट कर लेंगे बिना प्रैक्टिस किए हुए। सर तो आप ये बताइए कि आपने जब 68 का मेंस दिया तो आपके सामने क्या चुनौतियां आई वहां पर पेपर फिनिश करने की, या फिर किसी भी तरह की अगर चुनौतियां उस टाइप की आई जो 67 में नहीं आ रही थी, 67 में आपने बेहतर किया, वो एक बार सर आप उस पर प्रकाश डालिए। और सर बिल्कुल ही बहुत ही चैलेंजिंग बात थी ये, क्योंकि 68th में क्या पैटर्न रहेगा, स्पेशली 67th में भी ऑप्शनल में कुछ जी जी। चेंजेस किए गए थे। तो वहां से हमें इन्फर करने की जरूरत थी। अभी क्या है कि कुछ स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 क्वेश्चन आएंगे, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे 5 क्वेश्चन आएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, जी शॉर्ट सर। क्वेश्चन। तो वहां पे हमें इन्फर करने की जरूरत थी कि हम हमें अगर पेपर टू, अब GS2 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें हर एक तीनों सेक्शन से 5 5 क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चन आने ही वाले थे, आना ही था। तो हमें 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 अपने को प्री प्लानिंग करके हमें माइंड मेकअप करके जाना चाहिए था। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को मेकअप करके नहीं गए, और नहीं जाने के कारण क्या हो कि वहां पे अनएक्सपेक्टेडली 20 क्वेश्चन लिखने पड़ गए। और 20 क्वेश्चन, यूपीएससी में जो 20 क्वेश्चन होते हैं सर, उनका जो लेंथ होता है आंसर राइटिंग करने का, जो नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने होते हैं, वो कम होते हैं। क्योंकि बीपीएससी का जो पेपर सेकंड है, उसमें जो 5 क्वेश्चन जो बड़े वाले हैं, सेक्शन 1 के 2 क्वेश्चन, सेक्शन सेक्शन 2 के 2 क्वेश्चन, और सेक्शन 3 का वन थ्री का क्वेश्चन, वन वो क्वेश्चन कम, हाँ वो 38 मार्क्स के क्वेश्चन है। हम्म। बाकी सेक्शन थर्ड में तो 36 मार्क्स का ही है। जी जी। तो ये तो हमें 4 4 5 5 पेज में लिखने ही लिखने हैं। बाकी और जो 15 क्वेश्चन है, उनको हमें विद इन लिमिटेड टाइम लिखना है। मीन्स कि अगर 5 से 6 मिनट भी लगाते हैं एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में, तो इट इज सर्टेन कि आपका 1 2 क्वेश्चन छूटने ही वाला है। और जो स्टूडेंट इस चीज को ध्यान में रख के नहीं एग्जाम देने गए थे, उनके 1 2 क्वेश्चन हर एक पेपर में, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, वो छूटा है। तो सर पहले जो था 66 या 67 बीपीएससी में, कि हम लिमिटेड प्रिपरेशन या लिमिटेड प्रैक्टिस करके जाते थे और उतार के चले आते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी आपको तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए। फिर उसका जो सिलेबस सिलेबस तो वही है, लेकिन जो क्वेश्चन क्वेश्चन का जो तरीका है, क्वेश्चन के का जो नेचर है, वो बिल्कुल चेंज हो गया था। इसके लिए बहुत ही रिगरस प्रैक्टिस की जरूरत है। जो स्टूडेंट रिगरस प्रैक्टिस करके जाएगा, 20 क्वेश्चन का आंसर जो यूपीएससी में लिखता है, सिमिलरली इस उसी टाइप का अगर इसमें प्रैक्टिस करके नहीं जाता है लिखने हेतु, तो उसका क्वेश्चन 1 2 छूटना ही छूटना है। दूसरी बात सर ये है कि पहले जो था, जैसे कि हम अगर पेपर 1 में सेक्शन फर्स्ट को अगर देखते हैं, हिस्ट्री वाला, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन जो देखते हैं, हम्म। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आते थे, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ बिहार, और आर्ट्स और कल्चर से क्वेश्चन आते थे। लेकिन अभी पूरा चेंज हो चुका है। कल्चर से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो अभी मौर्यन पाला और मधुबनी पेंटिंग और इनसे क्वेश्चन न पूछ करके कहीं और, किसी और एरिया में जाकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमें क्या है मंदिर, कि जैसे वहां पे मंदिर का आर्किटेक्चर इस बार आया था कि नॉर्थ जी इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर जी, का क्रोनोलॉजी शायद। कुछ केव केव से संबंधित हाँ। क्वेश्चन आया था, जी केव जी। केव आर्किटेक्चर से जी। क्वेश्चन आया था। तो वहां पे हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, और अपने जो हम पहले 67 तक जो करके गए हैं, उसको चेंज करके हमें 68 में टोटली यूपीएससी के पैटर्न पे तैयारी करने की जरूरत है। क्योंकि क्योंकि पेपर जो 2 है बीपीएससी का, वो कहीं से भी यूपीएससी के पेपर जो जीएस थर्ड है, उससे उससे कहीं से भी कमजोर हमें नहीं दिखता है। सर GS2 और आज GS3 दोनों का मिक्सचर अब हो गया है हाँ पेपर 2।
हाँ, मिक्सचर कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखेंगे तो जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी और जी, क्या नाम है साइंस। साइंस एंड टेक है, तो कहीं से भी पेपर जीएस 3 ऑफ यूपीएससी एंड पेपर जीएस 2 ऑफ बीपीएससी, कहीं से भी आप उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए टफ है और ए इजी है। हम तो कह रहे हैं कि बीपीएससी का थोड़ा सा मतलब लेवल हाई ही कर दिया है, जी, क्योंकि जो क्वेश्चन के जो पैटर्न है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है घुमा करके, क्योंकि इस बार सर जो जीएस 1 में सेक्शन 2 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ग्लोबल साउथ एंड G20, जी, वो एक नॉर्मल स्टूडेंट के कंप्रीहेंशन से बाहर की बात है, अगर वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है तो। क्योंकि ये सर्टेन नहीं था कि हमें G20 लिखना है, कि ग्लोबल साउथ लिखना है, कि ग्लोबल साउथ के चैलेंज लिखने हैं, कि भारत कैसे ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लेकर के आगे कैसे बढ़े, ग्लोबल साउथ को कैसे बढ़ाए, उसके इंटरेस्ट को कैसे मेंटेन करे। तो ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे लगा इज इन कंपेरिजन टू यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी में एक मतलब मैं तुलना कर रहा हूं, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लंबाई थी, लेंथ थी, बहुत बड़ा था, उसको कंप्रीहेंड करना थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड मुश्किल करना गया है। उस टाइम एग्जाम तो दो, प्रेशर में, और 20 क्वेश्चन हाँ लिखने के दरमियान इस चीज को कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा मुश्किल है। जी सर। जी सर, तो ये प्रैक्टिस ही कर इस चीज को लाएगा, प्रैक्टिस आदमी करेगा थोड़ा सा। अपना जो पहले 2 या 3 लाइन में जो क्वेश्चन बीपीएससी पूछता था, आज जो क्वेश्चन 6-7 लाइन में पूछ रहा है, तो हमें हमें की पॉइंट क्वेश्चन का क्या है, की पॉइंट तो पकड़ लिए, लेकिन क्वेश्चन का तरीका क्या है, क्रिटिकली इवेलुएट करना है, एनालाइज करना है, कि इल्यूमिनेट करना है, क्या करना है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जी सर। जी सर, मैंने क्वेश्चन आपके लिए तो बहुत सारा लिख रखा है। एक बार आप जी ये सर, इस बिल्कुल। नए पैटर्न पे जो 69th का प्री हुआ है अभी, जी। आ, ये मुझे पता नहीं कि आपने दिया है या नहीं दिया है, लेकिन इस प्री, अब क्वेश्चन तो आपने जरूर देखा होगा सर प्री का। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि अब 70th का प्री भी नेक्स्ट ईयर होगा, और अभी 69th का मेंस है, अभी दिसंबर जनवरी में होना है। तो सर पहले मैं तो 69th के बीपीएससी के लिए हम लोगों का टेस्ट लॉन्च हो गया है, अपना मॉक टेस्ट से हमने लॉन्च किया हुआ है। तो इसमें आप ये बच्चों को बता सकते हैं कि, जैसे मैं ही बता देता हूँ कि सर ने बोला हुआ है कि कुछ कॉपीज़ का इवेलुएशन या फिर क्वेश्चंस का ये रिव्यू सर खुद करेंगे। ऐसा सर से हमारी बात हुई है, आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें। और प्लस सर आप प्री के स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि पहले का प्री होता था कि लोग हिस्ट्री पढ़ के चले जाते थे, साइंस पढ़ के चले जाते थे, ज्योग्राफी छोड़ दिया, ऐसे करके करंट पढ़ लिया और हो गया, मैथ्स बना लिया तो हो गया। अब आपको क्या लगता है सर, अब की स्ट्रेटजी क्या है? अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा यूपीएससी के एम्बिट में घुसना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन आ रहे थे सिर्फ बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहे थे, वो कम हो गए, एनालिटिक क्वेश्चन आना ज़्यादा हो गया। प्लस सर रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आना कि ये हुआ था या नहीं हुआ था, क्रोनोलॉजी सजाइए, इससे मैच कीजिए, उससे मैच कीजिए, मैट्रिक्स मैच टाइप। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि प्री के लिए क्या स्ट्रेटजी बच्चों की होनी चाहिए? सर, पिछले 2 बार से 68th और 69th, एंड आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट 69th बीपीएससी। जी, 69th बीपीएससी का पैटर्न एकदम बीपीएससी का जो पहले जो पैटर्न था उससे इंटायरली डिफरेंट था। हमने भी प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है। अब प्रीलिम्स होगा या ना होगा, ये मतलब फ्यूचर की बात है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है कि नहीं होगा। जी, ज्यादा चांस है कि नहीं होगा, क्योंकि जिस माइंडसेट से स्टूडेंट 69th बीपीएससी का प्रीलिम्स देने गए थे, और जो पहले का जो उनका एक माइंड मेकअप था कि क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं, तो वहां पे थोड़ी डिफिकल्टी हो गई थी हर एक स्टूडेंट को करने में। तो सर अभी क्या है, इंटायरली पेपर का जो नेचर है वो चेंज हो चुका है, स्पेशली प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में सर क्या है कि अभी पहले हम साइंस पढ़ के जाते थे, लेकिन अभी हमें साइंस एंड टेक पढ़ के जाना है। जी, हम हमें टेक पढ़ के जाना है, हमें अप्लाइड पार्ट पढ़ के जाना है। हम तो पहले पढ़ के जाते थे कि एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है। जी, आज आज जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, पिछले 3 बार का अगर बीपीएससी या 2 बार के उठा के देखा जाए तो नहीं पूछ सकता है, पूछ रहा है। हमें 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 साइंस का अप्लाइड पार्ट जो टेक्नोलॉजी होता है, टेक्नोलॉजी को पढ़ के जाएंगे। और उसके लिए हमें तो बेसिक बुक्स पढ़नी ही है। क्लास मतलब 7th 8th से लेकर के क्लास 10th तक की जो बेसिक एनसीईआरटी बुक्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, उसको उसको तो हमें करना ही करना है। उसके अलावा हमें जो करेंट में जो चीजें चल रही हैं, चाहे वैक्सीन का डेवलपमेंट हो, चाहे किसी मेडिसिन का डेवलपमेंट हो, या फिर और जो नए नए डिजीज आ रहे हैं,
नए नए जो और जो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट डेवलप किए जा रहे हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। तो किसी न किसी ऑथेंटिक सोर्स से हमें करंट में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको देखना पड़ेगा। सर सबसे बड़ी चीज जो इस बार का बीपीएससी ने अचंभित किया कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी के सेक्शन को के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के दिया और क्वेश्चन नेचर बिल्कुल अलग था। बीपीएससी जो पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्योग्राफी, क्वेश्चंस आने लगे हैं। हाँ बीपीएससी पहले क्वेश्चन अलग पूछता था, लेकिन अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सर एक क्वेश्चन आया था, मुझे भी याद आ रहा है कि जो अ, कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जी कहाँ पे एक दूसरे को मीट करते हैं। जी तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो ज्योग्राफी अगर प्रॉपर तरीके से इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ के गया है, मैप नहीं पढ़ा है, तो वहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा कि मालवा प्लेटू पे कर रहा है कि बुंदेलखंड में कट कर रहा है कि बघेलखंड में कट कर रहा है या इनमें से किसी में भी नहीं कट कर रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा यूपीएससी के पैटर्न पे जाकर के तैयारी करनी होगी। सर रही बात इकोनॉमी की, इकोनॉमिक्स का, तो यूपीएससी बीपीएससी पहले इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चन बहुत ही कम पूछता था, पूछता भी था तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछता था डेटा पर कि ज़्यादा इन्फ्ले फोकस होता था, इकोनॉमिक हाँ सर्वे के डेटा वगैरह ज़्यादा हाँ पूछते थे। इकोनॉमिक सर्वे बजट का डेटा जो था कि बिहार में मतलब ग्रोथ रेट कितना रहा, एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट कितना रहा, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ रेट कितना रहा, पर पिछले कैपिटा 5 साल इनकम में क्या कितना है? ग्रोथ रेट है। जी, पर कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा जीएसडीपी क्या है, जीएनपी, ये सब क्वेश्चन पूछता था। लेकिन आज के टाइम में बिल्कुल इंटायरली चेंज हो चुका है, इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट भी अगर आ रहा है तो करंट का भी क्वेश्चन जो आ रहा है, करंट से जो आ रहा है क्वेश्चन, वो जो हम पहले पढ़ के जाते थे उससे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। क्वेश्चन का जो नेचर है वो चेंज हो चुका है। इट मीन्स चेंज ऐसे हुआ है कि हम पुराने पैटर्न पे अगर पढ़ के जाएंगे तो उससे नहीं काम बनने वाला है। हमें अपना जो सोचने की जो तरीका है, जो हम पढ़ रहे हैं उसको तो याद करना ही करना है, हमें इन्फ्रेंस निकालना है, इन्फर करना है कि जो हम पढ़े हैं उसको इन्फर कैसे करें। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा एस्पायरेंट को अलग तरीके से पढ़ना होगा। चौथा सेक्शन मैथमेटिक्स का है सर, जो कि मैथ्स वाले बच्चे पहले एडवांटेज मिल रहा था उनको मैथमेटिक्स में, आज उनको एडवांटेज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 10 जो क्वेश्चन है तो अगर आप चाहे मैथ्स के स्टूडेंट हो, चाहे फिजिक्स के हो या फिर जो हिस्ट्री के हो, आप बराबर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैथ्स वाले ऐसा नहीं है कि ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। रीजनिंग भी ऐड हो गया है सर उसमें। जी सर, रीजनिंग भी ऐड हो चुका है, और ऐसा नहीं कि रीजनिंग बहुत इजी रीजनिंग है, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अब पहले तो मैथ्स में प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अभी स्टूडेंट को मैथ्स के लिए प्रैक्टिस की भी जरूरत है। जी करंट अफेयर्स का नेचर भी चेंज हो चुका है। पहले करंट अफेयर्स पूछता था कि इस पर्टिकुलर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, पीएम कौन बने हैं, ये पर्टिकुलर जो युद्धाभ्यास है किस किस कंट्री के बीच में हुआ है और कहाँ हुआ है। लेकिन सर आज के टाइम में जो क्वेश्चन के एग्जाम्पल के तौर पे एक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है कि G20 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि G20 जो कंट्री हैं उनमें उनके जो G20 की पूरी जिसमें जितनी कंट्री है उनका पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में कितना रेशियो है, उनका कितना परसेंटेज है, ये क्वेश्चन था। पॉपुलेशन कितना है, और उनका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, मतलब 3 स्टेटमेंट दिया हुआ था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो यस उसमें उसको इलिमिनेट करना और समझना, ये तो कंप्लीटली जो यूपीएससी पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसके 3-4 साल पहले उस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन बीपीएससी ये नहीं पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स को कौन निकालता है, पहले पूछता था लेकिन आज के टाइम में नहीं पूछ रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी हमें बहुत ही इंटेंसिव स्टडी करने की जरूरत है, और हमें जिसे कहा जाता है कि रीड रीड इन बिटवीन द लाइंस, मतलब लाइन के अंदर घुस करके उसको पढ़ने की जरूरत है, और अपने माइंड को एनालिटिकल बनाने की जरूरत है। और रोट लर्निंग तो खैर कुछ कुछ चीजों में चाहिए ही, रोट लर्निंग इसेंशियल चीज है, वो तो करना ही पड़ेगा कुछ कुछ चीजों के लिए। लेकिन हमें ज्यादा फोकस एनालिटिकल चीजों पे करना चाहिए, क्योंकि हमें मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है और मेंस ही सिलेक्शन दिलाता है। तो एनालिटिकल चीजों पे ज्यादा फोकस रहे, प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस रहे, प्रैक्टिस हमें करना है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी जो गलतियां होती हैं वो रिमूव होती हैं, और धीरे धीरे हम एक लेवल ऑफ परफेक्शन कर सकते हैं, लेवल ऑफ एक एक्सेलेंस हम जी हासिल कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है इन कंपेरिजन टू, मतलब स्टडी तो करना है लेकिन प्रैक्टिस का बहुत अहम रोल होने वाला है आने वाले बीपीएससी के एग्जामिनेशन में, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। जी। जी सर। थैंक यू सर, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला अपने सर भी बिजी शेड्यूल से। और आप आगे भी लोगों का मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा मुझे लगता है कि बिल्कुल
जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और आपने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है टीचर जी, तो हम उसका पैटर्न और आपका जो इनोवेटिव तरीका जो था क्वेश्चन को बनाने का, और जी कैसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है क्वेश्चन से, कैसे बच्चों को बताना है, तो थोड़ा सा मुझे अट्रैक्टिव लगा आपका जो अप्रोच था, या आपका जो मतलब जिस तरीके से आप ऑलरेडी पिछले 2-3 बार से मेंस और इंटरव्यू देते हुए आ रहे हैं। जी तो हमें लगता है कि अभी आप जो नया ट्रेंड है उसको आप पकड़ के चल रहे हैं। जी जैसे कि आपका जो प्लेटफॉर्म है टीचर जी, और उसमें आपने जो अपना अपना मॉक टेस्ट मीन्स इसमें जी अपने की फीलिंग आ रही है, खुद की फीलिंग आ रही है कि अपना मॉक टेस्ट है। तो उसको और अच्छे से मतलब जितना आप कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें और कुछ लाइए चेंजेस, और काफी अच्छा है, मुझे तो काफी अच्छा लगा। तो बच्चे आपका टेस्ट अगर ज्वाइन करते हैं तो मुझे काफी खुशी होगी और अच्छा लगेगा सर। सर, हम लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि पर्सनलाइज्ड इवैल्यूएशन सब लोगों को मिले, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि इवैल्यूएशन जो है पैसा देकर किसी से करा लिया, और उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता सर इवैल्यूएशन में, क्या क्वेश्चन का डिमांड है ये सब नहीं। हमारा यूएसपी है सर कि हम अपना इवैल्यूएशन को बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रांग रखे हुए हैं, और वहीं पे इनपुट देते हैं बच्चों को कि इसमें और क्या होना चाहिए नहीं। खासकर जो हम लोगों का एसए प्रोग्राम है सर, वो जी आपने भी देखा है, हमने अपने टेलीग्राम चैनल वगैरह पे भी उसको लगाया हुआ है। तो वहाँ से भी लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इवैल्यूएशन एसए का, जीएस के आंसर्स का हम लोग कर रहे हैं सर। थैंक यू सर, अपना टाइम निकालने के लिए फिर से, और कॉन्ग्रेचुलेसन ओके। सर, आपने बहुत अच्छा धन्य 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 धन्यवाद परसिवरेंस सर। दिखाया। और मैं चाहता हूं कि हमारे हमने जो बताया है, बच्चे जी बिहार के चाहे और नॉन के बच्चे इस चीज से उनको जो भी थोड़ी बहुत 1-2% भी उनको अगर जी फायदा जी होगा, जी। तो इसमें हम हमारी बहुत खुशी होगी और हम काफी अच्छा अच्छा फील करेंगे। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।